हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर टू बिग स्टेट्स, सोशल साइंस बुक, सेमेस्टर 1, ग्रेड 7 से। फर्स्ट है कन्नौज। यहाँ पर हर्षवर्धन का जिक्र है 606 से लेके 647 सीई तक। किंग हर्षवर्धन वॉज बोर्न इन 606 सीई। किंग हर्षवर्धन जो थे, इनका जन्म 606 सीई में हुआ था। After the death of his father, Prabhakar Vardhan, Harshvardhan's elder brother Rajyavardhan ascended the throne of थानेश्वर। इनके जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनकी डेथ के बाद जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उन्होंने जो है थानेश्वर की राजगद्दी संभाली। However, राज्यवर्धन was killed by the king of गौड़ शशांक। लेकिन जो राजा गौड़ के जो राजा थे शशांक, उन्होंने राज्यवर्धन को मार दिया। Their sister Rajshri was imprisoned by the king of Malwa, देवगुप्त। और वही जो मालवा के राजा थे देवगुप्त, उन्होंने उनकी जो बहन थी राजश्री, उनको बंदी बना लिया। Under these circumstances, as advised by the leaders of the kingdom, Harshvardhan shouldered the responsibility of थानेश्वर। जब इस तरह के हालात हो गए तो उनके जो और नेता लोग थे, राज्य के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने सलाह दी कि हर्षवर्धन को जो है वो जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए थानेश्वर की। थानेश्वर जो है आज का प्रेजेंट पंजाब हरियाणा जो एरिया था, उसकी बात हो रही है। Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister Rajshri। जैसे ही उन्होंने राजगद्दी संभाली, सबसे पहले उन्होंने निर्णय लिया कि वो जो उनकी बंदी बनाई हुई बहन है राजश्री, उनको छुड़वाएंगे। In the meanwhile, she had escaped from the clutches of देवगुप्त and ran away in the विंध्या forest। लेकिन जो उनकी बहन थी वो देवगुप्त के चंगुल से छूटकर किसी तरह से बचकर भाग गई और वहां से वो विंध्या जो जंगल है वहां चली गई। He went in search for his sister and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit Divakar Mitra, he stopped her from committing sati। अब जो राजा थे हर्षवर्धन, ये अपनी बहन की तो तलाश कर रहे थे, तो जो जंगल में लोग रहते थे उनकी मदद से और जो बुद्धिस्ट हर्मिट थे उनकी मदद से, उनका नाम था दिवाकर मित्रा, उनकी मदद से इन्होंने अपनी बहन को ढूंढा और साथ ही साथ उनको जो सती प्रथा थी उसको करने से रोका। Since Rajshri's kingdom Kannauj was without any king at that time, Harshvardhan became its ruler। जो राजश्री का राज्य था उस समय वहां का कोई राजा नहीं था, इसलिए हर्षवर्धन जो है वहां के भी राजा बन गए। Later he defeated देवगुप्त, the king of Malwa। और बाद में उन्होंने जो मालवा के राजा थे देवगुप्त, उनको हरा दिया। As part of his preparation to launch an attack on Shashank, the god king, he formed an alliance with the king of Kamrup, भास्कर वर्मन। जो गौड़ के राजा थे शशांक, अब ये उनके ऊपर भी आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो कामरूप के राजा थे भास्कर वर्मन, उनके साथ संधि कर ली। With the help of a large army, he defeated the Gaur king and won over a major part of his kingdom। अब क्योंकि इनको एक संधि करने से काफी बड़ी इनकी सेना तैयार हो गई, उसकी मदद से इन्होंने गौड़ के राजा को हरा दिया, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके राज्य का जो है उस पर जीत हासिल कर ली। He also conquered Marwa and Saurashtra, but was unsuccessful in defeating Pulkeshi II, king of Chalukya dynasty of South India। इन्होंने मालवा पे, सौराष्ट्र सब पे जीत हासिल करी, लेकिन पुलकेशी II जो थे उनको ये नहीं हरा पाए, क्योंकि पुलकेशी II जो है वो चालुक्य डायनेस्टी जो साउथ इंडिया में है उसके राजा थे। After 7 successive victorious years, थानेश्वर emerged as a large kingdom in North India। 7 साल लगातार तक एक तरह से जैसे उनको जीत हासिल होती चली गई, तो इस वजह से थानेश्वर जो है वो सबसे बड़ा राज्य बन गया नॉर्थ इंडिया का। हर्षवर्धन रेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire। हर्षवर्धन क्या करते थे कि वो खुद पर्सनल तौर पे देखरेख करते थे जो भी उनके कामकाज था स्टेट का, और इसके लिए वो जो है खूब ज्यादा अपने जो राज्य था उसमें अलग अलग हिस्सों में घूमते थे। He divided his daily routine into 3 parts। अब उन्होंने जो रोज का उनका काम था उसको 3 हिस्सों में बांट रखा था। The first was for administrative purpose, while the other 2 parts were to devote public welfare and religious activities। पहला हिस्सा जो था वो राजकाज के काम को देखने से रिलेटेड था, और बाकी जो 2 हिस्से उन्होंने बांटे हुए थे उसमें एक लोगों की भलाई के लिए और जो धार्मिक एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए था। He was so diligent in carry out his administrative responsibilities that at times he even forgot to have his meal। अपने जो जिम्मेदारी थी इस राजकाज की, वो उसके लिए इतने ज्यादा डिटर्मिन्ड थे, इतने ज्यादा उसके लिए पूरी तरह से दृढ़ निश्चय वाले थे कि वो कई बार जो है काम के
चक्कर में खाना खाना भी भूल जाते थे। Imprints left by Harshvardhan. Harsh built many rest houses, wells, step wells, lakes, muds and vihars and also prohibited animal slaughter. तो हर्ष ने जो है काफी सारे सराय बनवाए, कुएं, जो स्टेप वाले कुएं थे वो बनवाए, तालाब थे, मठ, विहार, इन सबको तो बनवाया, साथ ही साथ जो जानवरों की बलि दी जाती है उसको भी मना किया। Every year he organized a Buddhist religious meet and every 5 years he would organize a huge religious congregation at Prayag. हर साल जो है वो एक बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट करते थे, यानी कि जो धार्मिक उनकी मीटिंग होती है बुद्धिज्म की वो करते थे। साथ ही साथ हर 5 साल में वो एक बहुत बड़ा सा रिलीजियस एक वो करवाते थे, फंक्शन करवाते थे प्रयाग में। There he would donate generously till his entire treasury was emptied and would even give away the ornaments he would be wearing at that time. उस समय वो क्या करते थे, पूरा खजाना अपना खाली कर देते थे डोनेट करने में, और साथ ही साथ यहाँ तक कि वो जो ज्वेलरी पहने होते थे, ऑर्नामेंट्स पहने होते थे, वो तक जो है दान कर देते थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट adorned his court. उनके जो कोर्ट में बहुत बड़े पोएट और संस्कृत पोएट और राइटर बाणभट्ट थे। His famous works हर्षचरित and कादम्बरी are famous even today. उनके जो वर्क्स हैं जिसमें हर्षचरित और कादम्बरी सबसे ज्यादा फेमस है, आज भी लोग उसके याद करते हैं। We came to know about many important aspects of King Harshvardhan's reign from हर्षचरिता। तो जिस तरह से किंग हर्षवर्धन ने राज किया, उनके जो इम्पोर्टेंट काम थे, पहलू थे, उसके बारे में जो है हमें हर्षचरिता से पता चलता है। किंग हर्ष हिमसेल्फ वाज अ राइटर एंड रोट 3 प्लेस, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। अब जो राजा हर्षवर्धन थे वो अपने आप खुद भी एक राइटर थे, तो उन्होंने जो है 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। एम्परर हर्षवर्धन्स एम्पायर, नालंदा यूनिवर्सिटी। किंग हर्ष एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू आचार्य शिलाधर एंड मेड नालंदा इनटू अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने हर संभव सहायता दी आचार्य शिलाधर को, और साथ ही साथ नालंदा को दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक बनवाया। The university had access to the revenues of 100 villages given to them by King Harsh for its upkeep and maintenance. तो ये जो यूनिवर्सिटी थी इसमें लगभग 100 गांव की इनकम आती थी, जो कि उनको राजा हर्ष द्वारा प्रदान किए गए थे ताकि उसकी यूनिवर्सिटी की देखभाल हो सके और उसको जो है मेंटेन किया जा सके। Renowned chemist Acharya Nagarjuna, who proved that iron, arsenic and mercury ash could be used as a medicine, also belonged to Nalanda University. जो जाने माने केमिस्ट हैं आचार्य नागार्जुना, उन्होंने ये बात प्रूव करी कि आयरन, आर्सेनिक और मरकरी की जो राख होती है, ऐश होती है, उसका इस्तेमाल एक दवाई के तौर पे किया जा सकता है, और ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी को ही बिलोंग करते थे। लाइफ ऑफ द पीपल। Information about the reign of King Harsh is available from the writings of Chinese traveler Huinsang. आजादा हमें जो राजा हर्षवर्धन थे उनके राज्य के बारे में, उनके रूल के बारे में पता चलता है। जो चाइनीज ट्रैवलर हुइनसैंग थे उन्होंने जो उनके बारे में देखकर लिखा उससे। Towns and villages of the time were fortified and had huge gateways at their entrance. जितने भी टाउन्स थे, विलेजेस थे, सब के सब जो है किले नुमा दीवारों के अंदर थे, और उनके जो एंट्रेंस के गेटवेज थे वो काफी बड़े बड़े बने हुए थे। The society was divided into 4 groups. समाज जो था उनका वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड था। While the Parda system and the intercaste marriages were not prevalent at that time, the custom of sati, child marriage and polygamy had started by then. उस समय पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिजेस का प्रचलन इतना नहीं था जितना सती प्रथा, जो बच्चों की मैरिज हो जाती है, या जो पॉलीगैमी होती है, ये उस वक्त शुरू हो गई थी। द लोकल डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो लोग लोकली वहां पे खाना खाते थे उनके खाने में ज्यादातर दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स होते थे। आपका व्हीट गेहूं होता था, राइस चावल, फल फूल, वो फूल और सब्जी, जो फल होते हैं फल फ्रूट्स, और सब्जी जो है वो खाने की उनमें लोग इस्तेमाल करते थे। दे वोर क्लीन सिंपल व्हाइट क्लोथ्स, पहनने में बिल्कुल साफ धुले हुए सिंपल व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे। मैन वोर धोतीज एंड वुमेन वोर साड़ीज, तो मैन जो है वो धोती पहनते थे, वुमेन साड़ी पहनती थी। देयर ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस वर मेड फ्रॉम फ्लावर्स, और जो वो ज्वेलरी पहनते थे जिसमें रिंग्स हो गई, बैंगल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हैं, नेकलेस हैं, ये सब फूलों से बने होते थे। चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट,
उस समय डाइस गेम्स होते हैं या जो चेस के गेम्स हैं वो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के उनके साधन थे। एक्रोबैट्स एंड कॉन्जरर्स wandered from village to village entertaining people। और ये जो तमाशा दिखाने वाले होते हैं, जो जिम्नास्ट करते हैं या जो क्या कहते हैं नट्स लोग होते हैं, वो जो है गांव गांव घूमकर लोगों का मनोरंजन करते थे। फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। उस समय जानवरों को पालना और खेती बाड़ी करना यही मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का। लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। जो भी उत्पादन होगा तो उसका जो कर्ज या जो इनकम होती थी उससे उसका 1/6 हिस्सा जो है वो ट्रेजर में जाता था। इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरीड आउट बाय द वैश्यास। अपना आंतरिक जो ट्रेड होता था साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड जो होता था वो वैश्य करते थे। हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भृगु कच्छ, जिसको बरोच बोलते हैं, पोर्ट वॉज बिल्ड बाय द स्टेट फॉर द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एक हाईवे बनवाया गया था पाटलिपुत्र से लेके बरोच पोर्ट तक, और ये जो है स्टेट द्वारा बनवाया गया था ताकि व्यापार या जो चीजों का आना जाना है वो आसानी से हो सके। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। अगर कोई ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए सोने या चांदी के बने सिक्कों का इस्तेमाल होता था। ऑर्नामेंट्स, स्टैचूज, आइवरी एंड कार्व्ड वुडन पीसेस वर एक्सपोर्टेड। तो इसी तरह से जो ज्वेलरी होती थी, स्टैचूज, मूर्तियां हो गई, हाथी के बने दांत से जो चीजें होती हैं, हाथी के दांत वाली कार्व वुडन पीसेस जो होते हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता था। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड हर प्रॉस्पेरिटी। अब अलग अलग तरीके का मटेरियल जो एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से, उसकी वजह से उसकी संपन्नता बढ़ती चली गई। During the reign of King Harsh, India had good business relations with Rome, which led to the inflow of gold in India. जब राजा हर्ष का जो है शासन था उस समय इंडिया जो है उसके काफी अच्छे बिजनेस रिलेशंस थे रोम के साथ, जिसकी वजह से बहुत सारा सोना जो है इंडिया में आता था। People followed Hinduism, Buddhism and Jainism, but were tolerant towards other religions. लोग यहाँ पर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो करते थे और जो रिलीजन्स को फॉलो करने वाले थे उनके प्रति भी उनको ये नहीं था कि परेशानी हो, सब लोग जो है एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। ह्वीन सांग 629 से 645 CE तक। The Chinese traveler Huan Sang visited India during Harsh reign and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. ये जो चाइनीज ट्रैवलर थे ह्वीन सांग, ये इंडिया आए जब हर्षवर्धन का राज्य था उस समय, और लगभग 5 साल इन्होंने नालंदा में रहकर बुद्धिज्म की पढ़ाई करी।